أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद अब्दुल वहाब इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। पयाम रमज़ान एक और ट्रांसमिशन। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज संडे भी है, वैसे भी छुट्टी का दिन है और आज 22वां रमज़ान मुबारक है। और जबकि 23 मार्च जो हम आज जिसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, 23 मार्च के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तारीख़ में एक बेशक एक अजीम संगे मील की हैसियत रखता है। जब 1940 की बात करें तो लाहौर के तारीख़ी मंटो पार्क में बरसग़ीर के मुसलमानों ने एक अलहदा रियासत के क़याम का अहद किया था। ये दिन के हवाले से या 23 मार्च के हवाले से बात करें तो सिर्फ हमारी कौमी तशख़्ख़ुस की अलामत भी है, बल्कि हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि पाकिस्तान का क़याम जो है कुर्बानियों, जद्दोजहद और एक मज़बूत नज़रिए का नतीजा है। जबकि दूसरी तरफ जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो ये रहमतों और बरकतों का महीना है जो हमें सब्र, एसार और कुर्बानी का दर्स देता है। रूहानी बेदारी हो, अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक़ मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका है ये रमज़ान का महीना। और इस साल यौम पाकिस्तान
और रमज़ान एक साथ है और ये मैसेज देते हैं कि जिस जज्बे और यकजहती के साथ हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, हमें इसी आज़्म और इसी हौसले के साथ तरक्की के लिए काम करना है पाकिस्तान की। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और आज हम ज़्यादातर माशरती पहलुओं पर एज अ नेशन या एज अ इंडिविजुअल हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पे आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माशरती बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे माशरती मसाइल हैं, बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं और विद टाइम जो एक नाउमीदी या मायूसी की कैफियत है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल और जैसे मैंने पहले कहा एज अ सोसाइटी, इस पर हम गाइडेंस लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका। और मरकूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और किचन के अंदर हमारे पास हैं कनीज़ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल है ठीक। कनीज़ फातिमा, आपसे पहले हम ज़रा हमदानी साहब से कहते हैं कि कलाम से ट्रांसमिशन का आगाज़ करें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू भी करते हैं। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेरे फसान ला इलाहा इल्लल्लाह ला ये नगमा फसल गुलोला लगा नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलोला लगा नहीं पाबंद, बाहर हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, बाहर हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद ज़ियान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, फरेब सूद ज़ियान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत कलाम मरगूब हमदानी साहब पढ़े थे। और इसके साथ साथ जी आज 23 मार्च है, 22 रमज़ान मुबारक है, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। और आज जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ और इंटरव्यू में भी ये कहा कि हम इसको आज मुआशरती एस्पेक्ट से ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि ये 23 मार्च का दिन हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या इसका एसेंस जो है हमने उसको असल तरीके से उसको हासिल किया है, और जो हम आजकल की सोसाइटी में प्रैक्टिस होता हुआ देख रहे हैं उसमें हम कैसे इस्लाह कर सकते हैं, कैसे बेहतरी ला सकते हैं। बगदादी साहब गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के हवाले से अभी जब अल्लामा मोहतरम मरगूब हमदानी साहब अपना ये कलाम पेश कर रहे थे तो उसमें ऑलमोस्ट जो पैगाम था वो दे चुके हैं। बिल्कुल। और उसमें मैं यही कहूँगा कि अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, तो हमें तो सिर्फ हुक्म अज़ां ही है, हम अज़ां दे सकते हैं। क्या बात है। और हर जगह जो भी बैठकर बंदा काम करता है तो आपका ये प्रोग्राम भी एक अज़ान की तरह ही है और इसके ज़रिए हम बात कर सकते हैं। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक भी दे कि हमारी बातों में भी तासीर हो और सुनने वालों पर उनका असर भी हो। आज क्योंकि आपने बड़ा अच्छा इंट्रो भी दिया कि रमज़ान मुबारक का महीना भी है, बाबरकत महीना, और इसी में आज हमारा यौम पाकिस्तान भी आ गया और इससे एक और बड़ी मुनासबत रमज़ान के साथ के पाकिस्तान का क़याम भी 27 रमज़ान मुबारक को है। तो ये मिली जुली जो चीज़ें हैं रमज़ान के हवाले से, मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि शायद ना कुछ चीज़ें हम अपने जो मादा प्रस्ती की वजह से और अपने पेट के पीछे पड़ जाने की वजह से ना हम अपनी बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको भूल चुके हैं। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है इंसान के लिए आज़ादी। बिल्कुल ठीक। और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल सही। इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया में देखें उन ममालिक के अंदर जिनको या तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लोग इज़्ज़तें लूट रही हैं और बर्बाद हो रहे हैं, या हम उन लोगों की तरफ देखें कि जिनके पास आज़ादी नहीं और वो किसी दूसरी कौम के मगलूब अपना वक्त गुजार रहे हैं। और हमारे सामने इस वक्त जिस तरह फ़लस्तीन का इशू है जो आपने पूरी दुनिया ने देखा, जैसे बरहमा में मुसलमानों की एक कत्ल आम हुआ और पूरी दुनिया ने देखा, इसी तरह और बहुत सारे ममालिक हैं जिनके अंदर मुसलमानों के साथ बिलखुसूस या दीगर जगहों पर दीगर अक़वाम भी हो सकती हैं। क्योंकि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हम मुसलमानों के लिए करें, आज़ादी तो हर किसी का हक है और सबको होनी चाहिए। और इस्लाम बेसिकली दीन भी ऐसा ही है कि वो सबको आज़ादी देता है। पाकिस्तान ममलिकत खुदादाद जो आगाज़ ही किया मरगूब हमदानी साहब ने, तो मुझे वो याद आ गया कि कोई भी तहरीक जब वो कामयाब होती है तो उसकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज उसके नज़रिए में होता है कि वो कितनी किसी मजबूत बुनियाद के ऊपर कायम है। तो तहरीक पाकिस्तान का एक ही नज़रिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नज़रिए के ऊपर ये पूरी तहरीक कायम थी और अल्लाह ने उसके अंदर कामयाबी भी दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाए मक्का से जब छोड़ कर आ रहे थे तो मदीना शरीफ की तरफ, तो आप अलैहिस्सलाम मक्का के छोड़ कर जब बाहर निकले और थोड़ी ऊंची जगह पर खड़े थे तो आपने मुड़ कर काबा मक्का की तरफ देखा। ज़ाहिर बैतुल्लाह शरीफ है वहाँ पर और अल्लाह का घर है और फिर आपकी जाए पैदाइश है और एक रग़बत है और एक अरसा आपने अपनी ज़िंदगी का वहाँ पर गुजारा और अब आज उसको खैराबाद कहकर वहाँ से छोड़ कर उसको जा रहे हैं। तो आपने फिर उससे मुखातिब होकर कहा गया है मक्का तेरे साथ मेरा बड़ा प्यार है और बड़ी मोहब्बत है, मैं तुझे छोड़कर कभी यहाँ से ना जाता। लेकिन जो सुकान यहाँ के अहल हैं, रहने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस आपको छोड़कर यहाँ से इस शहर को, बाबरकत शहर को छोड़कर निकलूँ। तो इस पाकिस्तान के लिए भी जब आज़ादी का वक्त आया उस वक्त ऑलमोस्ट 30 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, जानो माल की कुर्बानियाँ पेश की, इज़्ज़त व आबरू की कुर्बानियाँ पेश की। और उन वाक़यात को अगर आज हम रिपीट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं तो उन लोगों में से हूँ कि जिसने मैं अपने कानों से एक रिवायत के साथ ये सब स्टोरियाँ सुनी हुई हैं। क्योंकि मेरे वालिद साहब 47 में ही उन्होंने शिरकत की और आर्मी के साथ शामिल होकर वो माइग्रेट किए जो राजौरी सेक्टर है वहाँ से। और हमारी पूरी फैमिली आज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से हैं कि हमारे पूरे ख़ानदान में से, यानी मेरे दादा के जो आगे औलाद थी उसमें से सिर्फ 2 भाई मेरे अब्बा और तया इधर आए
और बाकी हमारी सारी फैमिली वहाँ पर आज भी रह रही है। तो इस तरह से हम जो तकसीम वो करके, और हमारे यूँ समझें कि हमारे जिस्मों के 2 हिस्से हुए हुए हैं, और हम इस अंदाज में अगर आज भी वक्त गुजार रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए था कि ये ममलिकत खुदादाद को हासिल किया गया कलमे के नाम पर। तो इस कलमे के नाम पर हासिल किए हुए उस मुल्क को मैं यूँ समझता हूँ कि शायद कि हम भूल चुके हैं, शायद कि हमारी आस्तीनों में अब बुत आ चुके हैं, शायद हम उस कलमा तय्यबा की हकीकत को ही भूल गए हैं कि वो क्या था, उस कलमे का मतलब ही क्या था। वो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने ये क्यों कहा था, ये सब कुछ, ये करारदाद क्यों पेश हुई थी, और उस करारदाद को मुस्लिम लीग का हिस्सा क्यों बना लिया गया था, और कहाँ गया वो इस्लाम जिसको हमने ये कहा था कि हम एक आज़ाद मुल्क लेने के बाद उसमें मुसलमान आज़ादी के साथ इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करेंगे। क्या ये मुल्क इसलिए हासिल किया गया कि हम आज़ादी के साथ इस्लामी तालीमात का बेड़ा गर्क करेंगे यहाँ पर बैठ कर? तो मेरा तो ख्याल है कि अब यही हो रहा है। तो हमें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, हमें एक बार फिर इसको सोचने की ज़रूरत है, तजदीद अहद की ज़रूरत है कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क लिया गया था, खुदारा इस आज़ादी की कदर करें। बिल्कुल। ये मुल्क दुनिया के अंदर शायद आपको कोई इस तरह का मुल्क मिले जिसके अंदर आपको चारों मौसम मिलते हैं, जिसके अंदर दुनिया की खूबसूरत 3 सियाहत मौजूद है। आज आप इसके नॉर्थ में, शुमाल में चले जाएं, और हत्ता कि आप इसके सहरा में भी चले जाएं तो ऐसा सहरा भी आपको कहीं दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। इसके पहाड़ों में चले जाएं, ऐसे खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ नहीं मिलेंगे। इसके फल और फ्रूट ले लें, अल्लाह का शुक्र है मैं दुनिया में ख़ास करके अरब में हम रहे जब, तो हम वहाँ देखते थे कि कुछ ममालिक में जो है, बाकी वहाँ पर पाकिस्तान और बाकी ममालिक से सब्जियाँ और फ्रूट पैक होकर जाते हैं और वो जाकर वहाँ कोल्ड स्टोर में रख लिए जाते हैं, और 6-6 दिन 8-8 दिन के बाद वो एंड यूज़र तक पहुँचते हैं और उनको यूज़ करता है। अल्लाह का शुक्र है हमारे खेत से सब्ज़ी और फल हर किस्म का वो उतरता है, और रात को वो मंडी में पहुंचता है और अगले दिन वो एंड यूज़र के पास होता है। और रेडियो के ऊपर हर किस्म का ताज़ा फल, बेहतरीन किस्म का, वो रेडियो के ऊपर सस्ते भाव, सस्ते दामों यहाँ मौजूद होता है। लेकिन हम हैं कि अल्लाह की इन नियामतों का को झुटलाने वाले हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नियामत को झुटलाएंगे? हमने जब आज़ादी की नियामत को झुटला दिया, हम अपने माँ बाप की कुर्बानियों को भूल गए, हम अपनी माओं की इज़्ज़तों को भूल गए, जिनकी इज़्ज़तों को तार तार कर दिया गया। और मैं ये कहूँगा कि जिनके बच्चे बिछड़ गए, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पता नहीं चला वो मुसलमान हैं अब, ये वो हिंदू हैं, ये पता नहीं है, ये वो सिख हैं, कौन उठा के ले गया। हम जब अपने ख़ानदानों को भूल चुके हैं, हम अपनी वैल्यूज़ और अक़दार को भूल चुके हैं, तो फिर हमें और किसी, इसलिए ये आज का दिन, ये जो यौम आज़ादी का दिन भी है हमारा, रमज़ान मुबारक का दिन भी है, इसमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को फिर लौट कर उस बाब के ऊपर वापस आएँ। हम अपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हमें लौटना चाहिए। हमारी आवाम को अपनी जगह पर वर्किंग करनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को अपनी जगह पर वर्किंग करनी चाहिए। सारे एहसास करके अगर चलेंगे तो ये मुल्क संवरेगा, गर्दन उठा के सब चलेंगे, सर बुलंद होगा। लेकिन अगर ये सारे इस तरह की हरकतों में रहेंगे तो ये मुल्क ऐसे ही सरनिगूं रहेगा और गैर हमारे ऊपर हुक्मरान रहेंगे जो आज भी हुक्मरानी कर रहे हैं। अच्छा बगदादी साहब, आपने एहसास की बात की है, और हम जब इस मौजूदा दौर में देख रहे हैं, वो एहसास तो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गया है। चाहे वो आप हुक्मरानों में देखें, चाहे आप अवाम में देखें, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, वो एहसास नाम की चीज़ हमें नज़र भी नहीं आती। एंड सेकेंडली, हम इस एक दिन की वजह से तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो एसेंस था, मैं आपने जिसको बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन भी किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वही बात है कि हम बड़े रिगार्डलेस हैं बहुत सारी चीज़ों में, और उसके बहुत सारे इंटरनल भी फैक्टर्स हैं कि एक मायूसी, नाउमीदी तो है इस सिनेरियो के अंदर, उसको भी तो ओवरकम करना है हमें सबसे पहले। इनफरादी तौर पर जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी बिल्कुल चीज़ों को ख़त्म कर दिया। नंबर एक, हमें इस्लाम ने भी इस चीज़ का कहा, और जिनके ऊपर हम उन तालीमात के ऊपर अमल करने के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया, सच बोलना था। इस वक्त हम सच तो नापैद हो गया है। हर आदमी कोशिश करता है कि जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। जब तक वो दिन में कई झूठ नहीं बोल लेता, वो ये समझता है कि आज तो मेरी रोटी हज़म नहीं होगी। मैं प्रैक्टिकली, यानी आज मैंने इसीलिए कहा था कि हम कोई टिपिकल प्रोग्राम करने नहीं जा रहे हैं, हम रोज़मर्रा में अपने में जो पेश आमदा चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। कई लोग हैं हमारे साथ रहने वाले लोग होते हैं, वो जानबूझ के, हालांकि पता है कि झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे गलत बयानी करेंगे। वाई कि लोग अब बाय डिफ़ॉल्ट झूठ पर सेट हो गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट। हालांकि हम बाय डिफ़ॉल्ट, हमें सच पर होना चाहिए था। नंबर एक हो गया। नंबर दो ये है कि हमारे अंदर
अदल, इंसाफ, सच बोलना, हक का साथ देना ख़त्म हो गया। एहसास की आपने बात की, मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ और हमें रोज़मर्रा मामूलात में ये सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा वास्ता हमें पड़ता है सड़क के ऊपर। आप चले जाएं, ये तकसीम हुई है, 3-3 लाइनें रोड्स की बनी हुई हैं। फास्ट ट्रैक है, मीडियम ट्रैक है या ड्राइविंग ट्रैक आप कह लें, और थर्ड ट्रैक है जिसमें स्लो ट्रैफिक, बाइक्स, रिक्शा चलते हैं। आप बेहंगम अगर निज़ाम देखना चाहें और बेहिस्सी का कोई आला मुजाहरा पाकिस्तानियों का देखना चाहिए तो आप रोड पर चले जाएं। अब एहसास की आपने बात की, मैं इसकी प्रैक्टिस आपको बताऊंगा। मैं खुद भी विक्टिम हूँ इसका, और मैं कई लोगों को जानता हूँ कि उम्रे के लिए निकल रहे हैं, फ़्लाइट उनकी जानी है, और वो सड़क पर ऐसे लोगों की वजह से गाड़ी में बैठा हुआ है, फ़ोन साथ में लिया हुआ है और या फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। मैं बाइक पर फ़ोन लोग स्क्रॉल कर रहे हैं और एक हाथ से चला रहे हैं। करीब जाके आप बैल दें तो आगे से आपके साथ लड़ता है कि मैं क्यों, मैं ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हाँ। इसलिए कि जब हम इन चीज़ों का एहसास नहीं करेंगे तो हम तो ज़ीरो हैं। हमारा तो कोई डिसिप्लिन नाम किस चीज़ का है कि आप, मुझे नज़र आता है जब एम्बुलेंस आ रही है ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि साइड पे हो जाए, रास्ता की साइड पे हो जाए। हाँ। अच्छा, ये तो एम्बुलेंस की आपने बात की। मैं रोड के ऊपर चलते हुए एक और काम करता हूँ कि मुझे मर्सिडीज़ या BMW गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ हैं और उनका वकार है, मुझे कोई गाड़ी नज़र आ जाए ना मेरे शीशे के अंदर कि ऐसी गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, मैं उनको भी इज्जत देता हूँ कि आप साइड पे हो जाएं, इनका पहला हक है आप निकलें। हम तो कहते हैं कि आप एक बाइक वाला ले लें ना तो वो भी कहेगा यार रोड ताड़े अब्बे दी नहीं, मेरी भी बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही। अफसोस इस उम्र का है कि है सबके वालिद की है, ये हमने अपने टैक्सों से बनाई हुई है, सबकी है, लेकिन एक इख्तियार दिया गया है। रोड के ऊपर गाड़ी चलानी है, ये ट्रैक है, रोड के ऊपर बाइक चलनी है, रोड पे रिक्शा चलना है, रोड पे आपकी वो पैदल चलने वाले ने भी पैदल चलना है, और हैंडल जो रेडियां और गधा गाड़ी है तो वो भी तो चलनी है ना, इंसान समझ लेना उनको भी। हम अब आप हमारे यहाँ तो रेडियां उठा के फास्ट ट्रैक पे रखी हुई हैं और ट्रैफिक वाले पीछे रो रहे हैं, लोगों की फ़्लाइटें छूट जाती हैं, लोगों के वीज़े कैंसिल हो जाते हैं, लोगों के हॉस्पिटल में नहीं पहुँचते, रास्ते में डेथ हो जाती है, औरतों की रास्ते में डिलीवरी हो जाती हैं। कौम बेहिस है, पता सब है कि है। ये एहसास कैसे होगा? ये एहसास सिर्फ इस कलमा तैयबा से अगर हम जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं होगा। एहसास की बात करें और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ये रोज़मर्रा प्रैक्टिस की चीज़ें, इस पर हम और भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बिखेरे, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बिखेरे, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की
दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम है आमिना के लाल है महबूब सुबहानी, सलाम है फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी। माशाल्लाह, मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाम और आपका अंदाज़ तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है। मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। पयाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज 23 मार्च है, 22 रमज़ान मुबारक है और आज हम माशरती एस्पेक्ट से बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। बगदादी साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम किचन का रुख करेंगे और कनीज़ फ़ातिमा का मेन्यू जानेंगे कि आज उनके किचन में क्या बन रहा है। तो कनीज़ फ़ातिमा हमें बताएँ, आपके किचन में आज क्या बन रहा है? आज जो किचन में बन रहा है वो है चिकन वाइट कढ़ाई और साथ ही साथ कीवी मोजीतो और शीर खोरमा, जो सबका फेवरेट होता है। हाँ, तो आपने ये जो स्वीट डिश रखी है, ये आपने ईद की मुनासबत से रखी है? ये मैंने सारी स्वीट डिशेस लास्ट अशरे के लिए बचा के रखी हुई थी। ओके। ईद के लिए आपको बता दूंगी, ये आइडियाज़ मिल जाएगा कि किसने क्या पकाना है। जिस तरह लास्ट टाइम शाही टुकड़े था, तो आज शीर खोरमा है। आज शीर खोरमा, ठीक है। तो आप काम अपना कर रही हैं, क्या क्या हुआ है? अभी तक ये हुआ कि जो वाइट कढ़ाई के लिए मैंने प्याज फ्राई कर लिया है, शीर खोरमा मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो अब प्याज वगैरह कट किया है, तो ज़रा हाथ गंदे हो गए हैं, तो क्यों ना लाइव बॉय से हाथ धो लिए जाए। ज़रूर। हर नेक काम का जो पहला कदम है वो है लाइव बॉय से हाथ धोना। तो अपने हैंड्स को 10 to 15 सेकंड्स के लिए अच्छे से रब करें और उन्हें जर्म्स फ्री करें और साथ ही साथ अच्छाई का हाथ बढ़ाइए। बेहतरीन हो गया। चलें आप अपना खाना बनाएं, मीनवाइल हम बगदादी साहब से ज़रा बात करते हैं। बगदादी साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले एज ए नेशन हमारी जो रोड के ऊपर या मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो बेसब्री हमें नज़र आती है, इवन आप बिल कहीं पे करने जा रहे हैं, बैंक्स की लाइन है, कहीं भी आप देखें, हमारे अंदर जो वो एक लिहाज होता था, एक चीज़ होती थी, बट टाइम वो चीज़ें ओवर जनरेशन कम भी हो रही हैं और ख़त्म भी हो रही हैं। मैं चाहूँगी इस हवाले से इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं कि हम इनफरादी तौर पे क्या कर सकते हैं। अभी ना आपने इंट्रो में भी एक बात की थी और रमज़ान मुबारक के हवाले से कि ये रमज़ान का महीना ये ईसार का दर्स देता है। बहुत सारे हैं और चीज़ें, लेकिन उनमें से एक पहलू हम ले लेते हैं ईसार का। ईसार का मतलब होता है कि आपने जो आपका एक जायज़ हक है, बनता है, उस हक से भी दस्तबरदार हो जाना और दूसरे आदमी को मौका देना कि आप आगे आ जाएं। इसको कहते हैं ईसार। अब ये रमज़ान मुबारक का महीना हमें ईसार का दर्स दे रहा है और हमें इस्लाम भी इसी बात का दर्स देता है, ईसार का, और उसी ही से हम कह लें कि उलट चल रहे हैं। और ये तो हमने एक बात की थी कि सड़कों के ऊपर हमें इस चीज़ का नज़र आ रहा है। बाज़ चीज़ें इतनी बेबुनियाद होती हैं कि उनका मकसद नज़र ही नहीं आता। तकलीफ़ तब होती है कि आपसे एक आदमी भाग दौड़ के आगे निकल रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि इसको कोई इमरजेंसी होगी, इसको रास्ता दे दें। अफसोस तब होता है कि वही बंदा आगे जाकर खड़ा होता है या कोई किसी गपशप में मसरूफ़ होता है, उसको कोई काम नहीं होता। आप सड़क पे देखें तो फास्ट ट्रैक जा रहा है, स्लो ट्रैक से जो गाड़ी आएगी वो पूरी स्पीड से आकर एक बार ट्रैक पे चढ़ेगी और फिर आगे स्लो कर लेंगे। एक बार पूरी ट्रैफिक को वो इंगेज करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे और फिर आगे जाके स्लो कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि हमारे मदरसे को ले लें, हमारे घर को ले लें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ले लें, तमाम जगहों के ऊपर नॉलेज तो रह गया है, तरबियत मर गई है। पाकिस्तान में इतना नॉलेज है ना कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मेरे को ऐसा ही और शायद ये वो वाला नॉलेज था जो शैतान बनाने वाला है। वो नॉलेज जो तरबियत वाला होता है, जिसके अंदर अदब आता है, जिसके अंदर बड़े छोटे का एहतराम आता है, जिसके अंदर दूसरों का एहसास आता है, जिसके अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा है, वो तो और चीज़ है। तो आज हमें ज़रूरत इस अमर की है
कि तालीम से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हम किताबों बच्चों की कम करें किताबें और उनको अदब पर ले आएँ। अगर हम अपने घर से शुरू करके और अपने मदारस और यूनिवर्सिटीज़ तक बच्चों को अदब सिखाएंगे तो यकीन जाने कि हमारी सोसाइटी बदलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। हमने किया ये है कि इस वक्त हर चीज़ को कमर्शलाइज कर दिया है। हम दीन हो उसको भी कमर्शियल वैल्यूज़ के एतबार से देखते हैं। मैं खुद क्योंकि सारी ज़िंदगी दीन पढ़ा है तो हमें कसरत से इस चीज़ का सामना करना पड़ता था कि मौलवी सोसाइटी के अंदर बदनाम है। क्यों? इसलिए बदनाम है कि उसको अपना ज़रिया मुआश बनाने के लिए या मस्जिद का इमाम बनना पड़ेगा या ख़ताबत किसी की लेनी पड़ेगी मस्जिद की या किसी के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से जो अल्टरनेट उसको कुछ मिलने से उसने पेट पालना है। अब क्या नतीजा है कि मस्जिद में बेकार किस्म के जो लोग उनके कमेटी में शामिल होकर वो भी मौलाना साहब जिसके पीछे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं उसको जलील करते हैं। और अब करेंगे रमज़ान में 27वीं के दिन ऐलान होता है कि पैसे डायरेक्ट मौलवी को किसी ने नहीं देने हैं, सब कमेटी के पास जमा करवाएं, हमने उसमें से थोड़े से निकाल के इमाम साहब को देने हैं और बाकी पैसे हमने कमेटी के महफूज करने, मस्जिद चलानी है आगे। हम किसी लेवल पर भी चले जाएं ना, हम करप्ट हैं, रूट लेवल से रहें। इवन कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना, हम करप्शन से कुरान पाक पढ़ते हैं, करप्शन से कुरान पाक। नमाज हम करप्शन के लिए पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं कि लोग देखें कि ये नमाजी है और मेरे ऊपर एतमाद करें और मैं खूब फ्रॉड लगाऊं। आप कई दुकानें हैं, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं नाम लूंगा लोगों के, इस वक्त तो आप परेशान होंगे। प्रैक्टिकली ये मैंने लोगों से जो सुनी है, परचेज जो मैनेजर होते हैं उनकी ज़ुबान से, कि सबसे ज़्यादा धोखा उस दुकान पर होता है जिसका मालिक बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? वो कहता है वो बात भी नहीं सुनता, बस कुरान पढ़ रहा है। आप जाएंगे पूछेंगे रेट एक दफ़ा बताएगा, आप वही चीज़ का रेट उसी मार्केट में 2 से 3 रुपये सस्ता खरीद सकते हैं, लेकिन वो सस्ता नहीं करेगा। क्यों? कि वो कुरान पढ़ रहा है। तो गोया कि हमारा दीन के ऊपर अमल करना, अल्लाह माफ़ करे, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, पगड़ी बांधना, ये मैं कोई तनकीदी पहलू से नहीं कर रहा। नेक लोग हर जगह मौजूद हैं और इनके बगैर ये सोसाइटी कायम ही नहीं रह सकती। Absolutely. अच्छे लोग अगर आज हमारी सोसाइटी में नापैद हो जाएं, ये माशरा पलट जाए, बेड़ा गर्क हो जाए इसका। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमारे ऊपर ये करम हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से है कि अल्लाह ने फरमा दिया था कि जब तक आप इनमें मौजूद हैं उस वक्त तक मैं इनके ऊपर अज़ाब नहीं लाऊंगा। साबिका उम्मतें तो कोई एक छोटी सी गलती करती, अल्लाह शक्लें बदल देता, कोई बंदर बन जाता, कोई खंजीर बन जाता, किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश हो जाती, कोई ज़मीन के अंदर चला जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारे अंदर एहसास और उन चीज़ों की कमी है। तो रमज़ान अल मुबारक के इस महीने में हमें इसार कुर्बानी और फलाई रियासत का जो तस्वर था, क्योंकि रमज़ान सबसे बड़ा फलाई उसका ज़कात और इन चीज़ों का देता है हमें कॉन्सेप्ट, तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू करें और इल्म के बजाय तरबियत और अदब के ऊपर जोर दें, एहसास के ऊपर जोर दें, ताकि हमारा मुल्क, सब का मुल्क जो ये बचे, ये खुद यहाँ के लिए भी अमन बन जाए, ये सब के लिए भी अमन का गहवारा बन जाए। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच बगदादी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमदानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ़ लाए। जी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। हम गुनहगारों पे रहमत का दोशाला दे दे, इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला दे दे, और तेरे टुकड़ों पे गुजारा है मेरे जैसों का, तेरे टुकड़ों पे गुजारा
दर बदर में ना फिरूं है सानी वाला, दे दे दर बदर में ना फिरूं है सानी वाला, दे दे इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला, दे दे और फिर से हंसने के सदके में बुला लो फिर से हंसने के सदके में बुला लो फिर वो मंजर मेरी आँखों को निराला, दे दे या रसूल अल्लाह अंजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरी गम्मिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी सहिल लना अश्क़ा लना, इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला, दे दे और कैसे जाएंगे जहन्नुम में तेरे दीवाने, कैसे जाएंगे जहन्नुम में तेरे दीवाने, रोज़े महशर हमें बस अपना हवाला, दे दे इस कड़े वक्त में लजपाल संभाला, दे दे गुनाहगारों पे रहमत का दोशाला, दे दे जज़ाकल्लाह। हाफ़िज़ काशिफ़ हिजवेरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। क़याम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कलाम के लिए और आपके आने के लिए। इसके साथ साथ जी आज चूँकि 23 मार्च है, इस हवाले से हम इस ट्रांसमिशन में पहले भी जिक्र कर रहे थे और हम मौजूदा दौर से और साथ साथ जो नज़रिया पाकिस्तान है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शराफत अली ख़ान, स्कॉलर भी हैं, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में भी काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर शाहिद नसीम साहब मौजूद हैं, ये भी माहिर तालीम है, स्कॉलर है, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट से हैं और इनकी कुछ किताबें भी हमारे सामने पड़ी हैं। आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों के आने का। प्रोफेसर शराफत साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। जैसे हम आज 23 मार्च के हवाले से बात करें, हम चाहेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं और आपकी ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन बहुत बेहतर है हम सारी, और स्पेशली यूथ के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझना अभी भी बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। देखिए
हम इसको बाकी जो इवेंट्स हैं ना उससे अगर अलग करके देखेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा कि 23 मार्च क्या है। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। बिल्कुल सही। मसला अगर हम देखें तो बड़े मशहूर एक नावलिस्ट थे, सहाफ़ी भी थे, अब्दुल हलीम शरर। बिल्कुल। उन्होंने 1890 में ये कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा ख़ित्ता होना चाहिए। उसके बाद खैरी बरादरान हैं, बाकी लोग हैं, बहुत से लोगों ने कहा। एक बात जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा वो ये है कि हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट लीडर थे और मुसलमान भी नहीं थे, CR दास। वो जेल में रहे बहुत अरसा। उन्होंने ये कहा कि जेल की तन्हाइयों में मैंने कुरान का मुताला किया है और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मुसलमानों के पास अपना एक इंडिपेंडेंट मुआशरा और इंडिपेंडेंट स्टेट कायम करने के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इनके पास मौजूद हैं, और अगर ये अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट कायम कर लेते हैं जो इनका हक बनता है, बिल्कुल सही, तो ये उसे बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसको थोड़ा हम पीछे ले जाएं। देखिए, मुसलमान जहाँ पर भी कंसिडरेबल साइज़ में होंगे वहाँ उनकी सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में इस्लाम को नाफिज कर लें। उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको बतौर एक निज़ाम के लागू करें, क्योंकि जब आप निज़ाम के तौर पे लागू कर लेंगे तो फिर इसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। और इसकी मिसाल ख़ुद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे सामने रख दी कि देखिए, एक वो हस्ती जो पहाड़ पे चढ़ के सारे लोगों को बुला के ये कह रही है कि भाई आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, और वो ऐसी बात कह रहे हैं जिससे बढ़कर कोई जवाब हो ही नहीं सकता कि जी आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, दोनों बातें कह रहे हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद 13 बरस वही हस्ती मक्का में कोशिश करती है, लेकिन लोग मुसलमान नहीं होते। उन्होंने फिर हमें आइंदा आने वाले क़यामत तक मुसलमानों को, जिसमें बरे सगीर के मुसलमान भी शामिल हो जाते हैं, ये तालीम दे दी कि देखिए, जब मदीना चले गए और वहाँ रियासत कायम कर ली तो निज़ाम भी नाफिज हो गया, और फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गया कि पूरी दुनिया में फैल गया। तो इसलिए ये जो करारदाद लाहौर है या करारदाद पाकिस्तान है, ये उन सब चीज़ों का तसलसल है। बर्रे सगीर के एतबार से अगर हम देखें तो फिर ये जो तसव्वुर है ये पॉलिटिकल अंदाज में जिस शख्स ने पेश किया उनका नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। लेकिन उन्होंने भी उनकी आवाज़ एक फ़लसफ़ी की आवाज़ थी कि मैं ये देख रहा हूँ, और फ़लसफ़ी जो है वो इसीलिए दुनिया में बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होता है कि वो आने वाली चीज़ों को उस वक्त देख लेता है जब किसी दूसरे के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होता। वाह। तो इस लिहाज से 1930 में की गई बात, जब इस बात का कोई तसव्वुर नहीं था, हकीकत ये है, इसलिए कि 1935 में 1937 में जो वजारतें बनी हैं तो उस वक्त तक तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। इवन मुस्लिम लीग ने कभी कोई ऐसा तसव्वुर पेश नहीं किया था कि साहिब हमें एक अलहदा ममलिकत चाहिए। बिल्कुल। वो इकबाल ने दिया। और फिर ये होते होते इसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, यहाँ चूँकि वक्त कम है उसका जिक्र करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो ये जो करारदाद फिर पेश की गई कि अब जो है, अब हमारा टारगेट फिक्स हो गया है, अब हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए जो कैबिनेट मिशन प्लान भी आया उसको ठीक है एक दफ़ा
मुस्लिम लीग ने मंजूर भी किया, लेकिन मंजूर इसलिए किया कि उसमें पाकिस्तान का क़याम नज़र आ रहा था। तो इस तरह से फिर उसके बाद जिद्दोजहद इतनी तेज़ हुई कि बिलाखिर सिर्फ 7 साल के अरसे में पाकिस्तान जो है वो बन गया। और यूँ कह दीजिए कि अब उसकी मर्ज़ी जलाए या बुझा दे, चिराग हमने जलाकर हवा पे छोड़। वाह वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात अभी आपने की है। अच्छा प्रोफेसर शाहिद नसीम साहब, जैसे अभी सर कह भी रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, ज़ाहिर है हम उस हिस्ट्री को, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उस चैलेंजेस को कि एक फ़लसफ़ी या एक जो अलामा मोहम्मद इकबाल की जो हम बात कर रहे हैं, एक दूर अंदेशी थी कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ होनी है। आप उसमें ज़ाहिर अपने चैलेंजेस भी होंगे, मसाइल भी होंगे, रिलक्टेंस भी होगी, थोड़ा सा हमें उस बैकग्राउंड या उस सिनेरियो में भी बताएं। देखिए जनाब, अपना मैं बात करूंगा सर सैयद अहमद खान से। जी, ही वॉज ए क्रिएटिव जीनियस, जिन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया शौर की बेदारी के अंदर, और उसका तसलसल फिर जो है अल्लामा इकबाल ने भी उसको पेश किया। ये डिवीज़न पहले से मौजूद रही है पूरी नस्ल इंसानी के अंदर। तारीख़ इंसानी में इंसान डिवाइडेड हैं नज़रियात की बुनियाद पर। तो वेस्ट का कंसेप्ट ये था कि कौमें वतन से बनती हैं, कौमें ज़रूरियात से बनती हैं, ज़ुबान से बनती हैं। इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि कौमें नज़रिए से बनती हैं। इसलिए अल्लामा ने ये कहा था कि अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो ये तो कुरानी कंसेप्ट था ना, ये डिवीज़न मौजूद रही है। मेरे ख्याल में दुनिया में सिर्फ 2 ही नज़रिए हैं, हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुल शैतान। इसलिए हिज़्बुल्लाह का जो नज़रिया है वो डिवाइन है, वो क्रिएटर एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। इस नज़रिए को ट्रांसफार्म करने के लिए एक क़यादत की ज़रूरत थी, और ट्रांसफार्मेशन के लिए सबसे बड़ा जो ग्रुप था वो हमारे फ़िलासफ़र्स का है, हमारे शायरों का है, हमारे जर्नलिस्ट जो है जिसमें ज़फ़र अली ख़ान भी शामिल हैं, और उन लोगों का है। अल्लामा साहब जो है वो कुदरत ने कमाल उनको दिया था शऊर, वो उन्होंने उनका शेर उनके लिए मैं कहूँगा कि हादसा जो अभी पर्दा या अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है। तो वो ये देख रहे थे कि 1000 साल इकट्ठे के रहने के बावजूद भी कल्चरल मिक्सअप नहीं हुआ, रवायत नहीं मिक्स, वो मर्जर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जो इनर कोर है वो डिफरेंट है। एक तरफ तौहीद है, एक तरफ शिरक है, एक तरफ अपनी मनमानियाँ हैं, एक तरफ जो है वो इस्लाम का ख़ास निज़ाम है। इसलिए जो है ये कुदरत की डिवीज़न है। और ये जो करारदाद ये जो है करारदाद लाहौर है, ये लाहौर का नाम भी जो है यही था, लेकिन ये करारदाद पाकिस्तान, ये नाम भी हिंदुओं का दिया हुआ है। ये तो बच्चा पैदा नहीं हो, नाम पहले रखा गया है, और ये कमाल नाम है। यानी डिमांड क्या थी कि ऐसा खिता ज़मीन जहाँ हम तजर्बा कर सकें इस्लामी असूलों के मुताबिक और दुनिया को दिखा सकें कि ये है इस्लाम। तो पाकिस्तान का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की जगह जिनका जिस्म भी पाक हो, जिनका शऊर भी पाक हो, जिनकी रूहें भी पाक हों, और जिनका निज़ाम भी पाक हो। इसलिए पाकिस्तान का क़याम सिर्फ अर्ज़ पाक के हिंदुओं के लिए नहीं है, नस्ल इंसानी के लिए है और मुस्लिम उम्मा के लिए है। तो चैलेंजेस तो थे बहुत, एक तरफ अंग्रेज़, एक तरफ हिंदू, और फिर इनका गठजोड़। इवन यहाँ तक कि कुछ नाम निहाद हमारे जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से भी चैलेंज का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही। लेकिन कायद-ए-आज़म का जो विजन था, देखिए 2 मुतालबात पे बड़ा जोर दिया कायद-ए-आज़म ने। ये उनकी क्रिएटिविटी है, कहा कि मानो कि हम एक कौम हैं। दूसरी बात कि हमें 2 हक अलहदगी का, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागन हक इंतखाब का। ये सवाल ये है कि क्यों? कायद-ए-आज़म ही वॉज ए लॉयर, उन्होंने जंग लड़ी है कानून के दायरे के अंदर। जब ये कहा कि हम डिमांड कर रहे हैं, और 23 मार्च में जब कायद-ए-आज़म ने पहली स्पीच की है उसमें ये रैशनल बयान किया कि क्यों हम डिमांड कर रहे हैं कि हम एक अलग मुल्क चाहते हैं, और रवायत मुख्तलिफ हैं और मर्जर नहीं हो सका, इकट्ठे नहीं रह सकते हम, तो क्यों ना अपने नज़रियात के मुताबिक रहने दिया जाए। फिर उन्होंने मिसाल दी कि आयरलैंड को भी अलग किया गया था, इसलिए कहा गया था कि 1 नेशन 1 स्टेट। ये नज़रिया था उस वक्त कि जब हम एक नेशन हैं, मान लिया नेशन है, तो कहा जब हम नेशन है तो हमें फिर मुल्क भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मुल्क हासिल करने के लिए फिर चाहिए था कि अलहदा, अगर ये इलेक्शन मखलूत होते तो फिर मेजॉरिटी हिंदुओं की होती, तादाद ज़्यादा थी उनकी और उनकी होती। तो ये 2 चीज़ों पे बड़ा स्ट्रेस था। ये मनवाया कि हम एक कौम हैं, और फिर ये मनवाया कि हमें जुदागाना हक इंतखाब का हक दिया जाए। और ये जो 23 मार्च की करारदाद है, ये मेरे ख्याल में
एक अज़म भी है आज का दिन अहद की तजदीद का दिन भी है। ये जो स्ट्रगल चल रही थी, कायदे ने ये भी कहा था कि पाक हुसैन बन चुका था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। भाई हिंदू तो मुसलमान हुआ था 13 साल पहले, क्या मतलब है इसका? वो बीज पैदा हो चुका था, वो कलमे का बीज पैदा हो चुका था, उस बीज से हज़ारों लाखों दरख्त बन गए। बिल्कुल सही। तो ये जो है 23 मार्च वाले दिन नजरिया पाकिस्तान, दो कौमी नजरिया, और जो मकसद था वो डॉक्यूमेंट होकर सामने आ गया हमारे। बिल्कुल ठीक ये है। एक दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंट है। सही। अब हमारा रुख मुतय्यन है, हमारा किबला काबा, हमारा मकसद तय है, और कंसंट्रेशन के साथ फिर जो है वो कायद-ए-आज़म, मुस्लिम लीग और सबने मिलकर इसको चीज़ को क्या, उस रुख की तरफ। माजरत आपको इंटरप्ट जी। करिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और वहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। ये चंकी सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, चूम कर लंगरे सैयदा का उठा लेते हैं, ये वो सदका है जो सादात भी खा लेते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है।
माशाल्लाह। काशिफ अजमेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। कलाम पढ़े थे पयाम रमज़ान में, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम करारदाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, मौजूदा दौर के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शराफत अली ख़ान, प्रोफेसर शाहिद नसीम साहब मौजूद हैं। लेकिन किचन के अंदर चूँकि हमारे पास कनीज़ फ़ातिमा मौजूद हैं और कनीज़ फ़ातिमा का खाना मुझे लग रहा है रेडी हो रहा है, तो हम ज़रा रेसिपी जान लेते हैं। कनीज़ फ़ातिमा, क्या क्या बन गया है, क्या बन रहा है हमें, और रेसिपी भी बता दें हमें प्लीज़। जो बन गया है वो तो है, सबसे पहले वाइट कढ़ाई वो बिल्कुल रेडी है, शीर खुरमा भी रेडी है, वो फ्रिज में है। और साथ हमने वाइट कढ़ाई के साथ जो सर्व किए हैं वो है सबरोसो के चिक एंड चीज़ पराठास। ओके। और जो कीवी मोजीतो है वो भी बिल्कुल रेडी है। कीवी मोजीतो का जो सिर्फ अब करना है वो ये करना है कि उसके अंदर अब हम सोडा ऐड करेंगे जो कि है 7 अप। इसकी सबसे पहले मैं आपको रेसिपी बताना चाहूँगी कि आपने कीवीज़ लेनी है। इसमें मैंने 2 कीवी ली हैं और 3 टीस्पून मैंने शुगर के ऐड किए हैं और 2 से 3 पिंच आपने ऐड करने हैं सॉल्ट के। आपने 2 से 3 इंच सॉल्ट के ऐड करके उसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करके इस तरह से एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, उसको आपने ग्लास में पोर कर लेना है। ग्लास में पोर करने के बाद अब इसके अंदर जाएगी 7 अप, जो कि ये बच जाएगा कीवी मोजीतो। और कीवी का तो सीजनिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। सैलेड्स में भी बहुत आप अच्छी सब लगती है सीजनल आजकल। फ्रूट्स के इसी तरह मोजीतोस बना सकते हैं। और रमज़ान में वैसे भी इफ्तार के टाइम बहुत रिफ़्रेशिंग लगती है इस तरह के ड्रिंक्स। तो इसकी रेसिपी तो हो गई। और अब अगर चिकन वाइट कढ़ाई की बात की जाए तो उसमें आपने ये करना है सबसे पहले कि आपने प्याज जो हैं उन्हें अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। जो फ्राइड प्याज होते हैं आपने जिस तरह कोरमे के लिए आप करते हैं उस तरह से आपने उसे फ्राई करके रख लेना है। रखने के बाद उसको आपने दही और काजू ऐड करके उसका अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना देना है। पेस्ट बनाने के बाद दूसरी तरफ आपने एक पैन में ऑयल डालना है। सॉरी, आपने काजू ब्लेंड करने का कहा है? यस, काजू ब्लेंड होगा फ्राइड प्याज और दही के साथ। ठीक है, ठीक हो गया, ये आपका एक पेस्ट बन गया। उसके साथ ही साथ जो होगा वो ये है कि आपने एक पैन में डालना है ऑयल। ऑयल डाल के उसके अंदर जो तेज़ पत्ता जाएगा, बादियान जाएगी और लौंग, ज़ीरा और लहसुन पेस्ट, इसको आपने अच्छे से पकाना है। और छोटी इलायची जाएगी कि जो फ्लेवर्स है ना वो ऑयल के अंदर तक आ जाए। देन आपने उसमें चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करके आपने उसके अंदर नमक डाल देना है कि चिकन अच्छे से पक जाए और चिकन के अंदर फ्लेवर्स चले जाएँ। जैसे ही चिकन जो होगा वो पानी छोड़ लेगा और छोड़ने के बाद उसके जब वो बिल्कुल टेंडर होने लग जाएगा उस पॉइंट पे आपने जो वो पेस्ट तैयार किया है वो जाएगी, उसमें पेस्ट जाएगी। और स्पाइसेस में इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो है गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। इसके आपने अच्छे से बुनाई करने के बाद पेस्ट चला गया। पेस्ट जाने के बाद आपने एक्स्ट्रा दही ऐड करनी है। जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद जब दही का जो पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा, आपकी जो ग्रेवी होगी वो थिक होने लग जाएगी। लास्ट पे आपने बिल्कुल जाके इसमें आपने क्रीम ऐड कर देनी है। फ्रेश क्रीम जाएगी, इसमें 2 कप क्रीम जाएगी। आपने जो क्रीम है वो बिल्कुल लास्ट पे जब आप फ्लेम ऑफ कर देंगे आपने उस पॉइंट पे डालनी है, वरना जो क्रीम है वो बिल्कुल फट जाएगी, उसका वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये अगर आप कुकिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। अगर आप एक नॉर्मल सी क्रीम यूज़ करें जो आप डिज़र्ट वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो आपने बिल्कुल लास्ट पे डालनी है। ओके। और साथ ही साथ जो शीर खुरमा है, शीर खुरमे की रेसिपी ये है कि आपने जो सेवइयाँ हैं उनको आपने 2 चम्मच देसी घी में अच्छे से उसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद जब वो स्लाइट सी गोल्डन हो जाएंगी, उसका जब कलर चेंज होने लग जाएगा उस पॉइंट पे आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। देन आपने पैन में डालना है दूध के अंदर आपने इलायची डालनी है। इलायची डाल के उसको अच्छे से आपने पकाना है। जब दूध के अंदर 1 से 2 बॉयल आने लग जाएं उस पॉइंट पे आपने अपनी सेवइयाँ भी ऐड कर देनी है। सेवइयाँ ऐड करके उसमें जाएगी चीनी जाएगी और कंडेंस मिल्क जाएगा। अब आपने चीनी और जो कंडेंस मिल्क है दोनों का बैलेंस रखना है। वो इस वजह से बैलेंस रखना है, कंडेंस मिल्क भी मीठा है और शुगर तो है ही है। तो आपने अगर तो बिल्कुल कंडेंस मिल्क की तरफ स्विच करना है तो फिर शुगर मत ऐड करें। अगर हाफ़ एंड हाफ़ चलना है तो उनके प्रोपोर्शंस का आपने ध्यान रखना है। और इसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी के डाल लें। मैंने इसमें छवारे डाले हैं। छवारों का आपने ये करना है कि हार्ड होते हैं, आपने उसे 1 से 2 बॉयल देने हैं। तो जो आपका छवारा होगा ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। आप उसे डीसीड भी आराम से कर सकेंगे और उसकी कटिंग के लिए भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इसके अंदर बादाम और काजू और एंड पिस्ता, इट्स अप टू यू। वाह, ये मैंने आपसे जो छवारों वाला वर्ड है मैंने इतने अरसे बाद सुना है। नॉर्मली ये बहुत प्रैक्टिस होती थी कि ये शीर खुरमे में डलते हैं, लेकिन ये बहुत दिनों बाद मैंने सुना है। और
साथ ही साथ जो है हमारे सबरोसो, जिनके मैंने चिक एंड चीज़ पराठास यूज़ किए हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि फ़्रोज़न मार्केट में ये पहली दफ़ा इस तरह की इनोवेशन हुई है कि चिकन पराठास तो थे ही थे, लेकिन जो चिक एंड चीज़ पराठा ये काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है इनका। तो ये अपने 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हमें ये सर्व कर रहे हैं इस तरह की डिफरेंट आइटम्स, और प्रॉपर्ली बहुत ही हाइजीनिक होते हैं। और जब आप इसको बनाते हैं, बहुत इसकी जो आउटर लेयर होती है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, और ये नहीं है कि अंदर बिल्कुल खाली सा है या थोड़ी बहुत चीज़ या इसकी फिलिंग अच्छी है, बहुत ज़्यादा really good, अच्छे से उन्होंने स्टफ़ किया हुआ है, तो प्रॉपर्ली आपको खाने का मज़ा भी आएगा। और जब आप फ्राई करके खाएंगे तो अंदर से एक ही आवाज़ आएगी कि चीज़ इट अप। चीज़ आप। थैंक यू वेरी मच Welcome. फातिमा। आप फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगी तो हम लास्ट में दिखा भी देंगे। Okay. बहुत शुक्रिया आपका। और चूंकि हम हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे स्टूडेंट्स को लेकर। हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और हमने उसको पढ़ाया भी है, लेकिन जो उसका एसेंस, मैं बार बार इस टर्म का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ कि मुझे लगता है कि वो एक जो उसकी सही मानी होता है उसको समझाना बड़ा ज़रूरी है कहीं ना कहीं। आप समझते हैं कि हमें अपनी एजुकेशन, अपने स्टूडेंट्स, अपने यूथ को भी ग्रूम करना है? देखिए, इसमें तो कोई दूसरा कलाम ही नहीं है कि हमने ग्रूम करना है। और ग्रूमिंग जो है ना, ये दो चीज़ों से आती है। एक तो उनको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाए, और दूसरा ये है कि उनके सामने कोई अमली मिसाल मौजूद हो। बिल्कुल सही। कोई ज़ाती मिसाल देना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब इत्तफाक से एक बात आ गई है तो मैं अर्ज़ करूं, हमारे यहाँ ये आम रवैया है कि जहाँ कहीं कोई खाने का इंतज़ाम होता है ना, जो ही कहा जाए कि चलिए साहब खाना खा लीजिए, तो लोग उस पर ना टूट पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और बड़ी कोफ्त होती है देख के, इसलिए कि भाई खाना जब से हम पैदा हुए हैं खा रहे हैं, और जब तक जिंदा हैं खाते ही रहेंगे, तो इसमें भागने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन किया कि जो मेरे डिपार्टमेंट की पार्टीज़ होती थी उनमें सब बच्चे एक दूसरे को कहते थे कि आप लीजिए। वाह, वेरी गुड। ये ट्रेनिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए और कुछ भी नहीं, आप आहिस्ता 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 माइंड बनाइए लोगों का। और माइंड यही बनता है कि खाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर एक दिन आप काफ़ी खा लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा। हाँ, और इसकी बहुत बेसिक ट्रेनिंग है, और ये कभी कभी बहुत बड़ी एक जो डिसिप्लिनरी मसला भी बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। बिल्कुल। देख लीजिए आप कैसे होता है। वो तो हमने देखा ही है बहुत दफा। हालांकि उनके भी लीडर्स का ये काम है कि वो लोगों ट्रेन को करें ट्रेन करें कि भाई ये खाना जो है ये सिर्फ रस्म है, यहाँ आप खाने के लिए नहीं आए। और ना ही हकीकत ये वो शेख सादी ने फरमाया था ना कि ज़ीस्तन बराए खुर्दन नीस्त, ज़ीस्तन बराए खुर्दन अस्त, खुर्दन बराए ज़ीस्तन नीस्त, कि ज़िंदगी के लिए खाना तो ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी इसलिए नहीं है कि आप खाते रहें। तो हमारे यहाँ ना ये एक मिसाल है। बिल्कुल, ये एक बेसिक सी मिसाल है। जो हम प्रैक्टिस होती भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमने एक नेशन तैयार करनी है, तो देखिए नेशन तैयार होती है सिर्फ टीचर्स के ज़रिए। छोटे बच्चे होते हैं, आप देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है, टीचर भी तो आखिर इंसान है ना, उससे गलतियाँ भी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात टीचर कुछ ऐसी चीज़ बता देता है जो शायद बिल्कुल दुरुस्त नहीं होती। ठीक है। घर पे अगर आप बच्चे को दुरुस्त बताएंगे भी ना, तो वो ये कहेगा नहीं, मुझे मेरे टीचर ने वो बोला, मुझे मेरे टीचर, तो गोया वो वहाँ आइडियल हो गया। बिल्कुल सही। तो अब उसको थोड़ा सा आइडियल बनाने के लिए हमें, जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया था, रियासती सतह पे काम किया जाए, उसे ऐसे बना दिया जाए
कि उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाए कि वो बजाते खुद अपने आप को एक आइडियल के तौर पे पेश करे, बिल्कुल सही। ताकि बच्चे की ट्रेनिंग हो सके। और उसके साथ साथ पूरे मुआशरे की ये जिम्मेदारी है कि देखें कोई छोटा इवेंट नहीं था, बिल्कुल ऐसा है। और ना ही ये एकदम हो गया था। इसके पीछे बहुत लंबी तारीख तो है ही, लेकिन बिलखुसूस 1937 से 1939 तक सिर्फ 2 साल जो वजारतें रहीं कांग्रेस की, उन्होंने बड़े बड़े मुसलमानों की ये बात जो थी उस पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी कि देखिए इस अक्सरियत के होते हुए हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। वैसे तो हमारा मकसद ही है कि जहाँ हम हैं वहाँ हम अपनी रियासत कायम करें जैसे भी है, लेकिन बरे सग़ीर में चूँकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जो ये समझते थे कि नहीं, बरे सग़ीर में रहते हुए ही अलहदा मुल्क हासिल किए बग़ैर ही हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक। वो ये 2 साल वजारतें जो थीं, इनमें शरीफ रिपोर्ट है और उससे भी बढ़कर एक पीरपुर कमेटी की रिपोर्ट है। इंसान की आंखें खुल जाती हैं कि क्या ये भी मुमकिन है कि एक आदमी पे आप जुल्म करते हैं, वो जाके हुकूमत के पास, रियासत के पास शिकायत लेके जाता है, उसी पे फिर तशद्दुद, उसी के लिए फिर सजाएं। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए ये तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम हुआ, और इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये भी अल्लाह ताला का करम है। बेशक, बेशक। ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि कांग्रेस ने वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। अगर वो कांग्रेसी वजारतें इस्तीफ़ा ना देती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो कायद आज़म ने फ़ौरन कहा कि लो भाई यौम तशक्कुर मनाओ, ताकि हमें एक ऐसे, क्योंकि हमें एक ऐसे राज से निजात मिल गई है जिसमें हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं था। मेरे पास चूँकि वक्त कम है, मैं चाहूँगी इन द एंड प्रोफेसर साहब भी इस बात को कुछ कंक्लूड कर दें मौजूदा और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जनाब, किरदार साजी के लिए मॉडल कैरेक्टर चाहिए, किरदार साजी के लिए किरदारी नमूने चाहिए। माँ को माँ होना चाहिए। अब तो माँ को भी जो है वो माँ बाप ने गहवारों में खादम रख लिए, ममता भी अब मकाम सूद व तक आ गई। तो माँ को माँ बनना है, बाप को बाप बनना है, उस्ताद का रोल मॉडल होना चाहिए। हमें 313 करैक्टर चाहिए। और किरदार साजी देखिए मुस्तकबिल या माजी की बात नहीं, हाल की बात होती है। अलामा ने कहा था कि वक्त का मसला मुसलमान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। किसी ने दोष देखा है ना फ़र्दा, फ़कत इमरूद है तेरा ज़माना। आज के तनाज़र में जो एफ़र्ट की गई पाकिस्तान के क़याम के लिए, आज उसी जज्बे की, उसी शऊर की और उसी हमांगी की यकजहती की ज़रूरत है पाकिस्तान को बिल्डअप करने के लिए। कई सवाल उठते हैं। देखिए क्या था, करैक्टर थे ना, किरदार थे। कायद आज़म का किरदार था, अल्लामा का किरदार था, ज़फ़री का किरदार था ना। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है, कहाँ हैं फूल वाले, तितलियाँ आवाज़ देती हैं, न जाने किस घड़ी कैसी ख़ताएँ हो गई आखिर, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज़ देती हैं। तो नुस्ख़ा कीमिया हमारे पास कुरान है। कायद आज़म ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान होगा, और ये कहा था कि कुरान हमारा लंगर है, कुरान ही हमारी चट्टान है, कुरान ही हमारे लिए नुस्ख़ा कीमिया है। तो कुरान में हो गोता दन है मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। तो किरदार साजी के जैसे प्रोफेसर ने कहा कि उस्ताद का बड़ा रोल इम्पोर्टेंट, मैं समझता हूँ उस्ताद से ज़्यादा माँ का रोल इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा हर इदारे के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन हेड है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम सब मिल के चलेंगे या किसी से चलेंगे, एक ड्राइव की ज़रूरत है, एक मुहिम की ज़रूरत है, तो फिर यकीनन चीज़ें हमारे सामने बेहतर होंगी। और नस्ल नौ में बहुत टैलेंट है, बिल्कुल, उनको बस वो तरसी हुई है। वो किरदार हम दिखाते कि मेरी ये किताब मेरी पहचान पाकिस्तान, उन किरदारों की कहानियाँ हैं जो पाकिस्तानी मूवमेंट में जो शामिल रहे थे। फातिमा सुगरा थी, 8 ईयर उनकी एज थी। मैंने पूछा उनकी बेटी से कि आपको क्या करती हैं आपकी माँ आपके लिए? कहती माँ ने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मुझे माँ मेरी कहती है कि तेरे लिए कुछ कर दूँ। स्टिल जज्बा था उनके अंदर। तो अच्छी तरह सोचना दानिशमंदी है, अच्छा खाका बनाना बेहतर है, और अच्छी तरह अमल करना सबसे बड़ी जहानत है।
बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ़ लाए और आप लोगों से सुनकर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती भी हैं और ज़ाहिर है बहुत प्रोडक्टिव सोच, बहुत प्रोडक्टिव रोल की ज़रूरत है, चाहे वो रियासत है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो उस्ताद है या एक शख्स है या आवाम है, सबका अपना अपना किरदार है। आज 23 मार्च का दिन भी है और 22 रमज़ान मुबारक भी है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के मसाइल का हल करे और इसको कायम दायम रखे। हम आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। खाने की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन जी आप कैमरे में दिखा दें और खाना बिल्कुल रेडी है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।